तो ईवीएम जैसी बेईमानी की मशीन ला करके उन्होंने दोबारा हैंग कर लिया। आपको ये लगता है लोकतंत्र लागू है? आपको लगता है लोकतंत्र से जीते हैं, वोट से जीते हैं? ये ईवीएम से जीते हैं। आप लोग चुनाव से जब हारते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, ठीकरा फोड़ते हैं कि ईवीएम में कमी है, ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन चुनाव से पहले आपका संगठन भीम आर्मी पूरे देश में, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में है, लेकिन आप लोग सड़कों पर नहीं उतरते हो। आप लोग कोई चीज़ होता है जहाँ फ़ोटो खिंचवाने वाली बात होती है वहाँ पर पहुँच जाते, लेकिन कभी भी ईवीएम के खिलाफ में ना बहुजन समाज पार्टी निकली, ना भीम आर्मी के किसी कार्यकर्ता ने निकला। अगर समाज और दलितों को वोट देना नहीं चाहता और दलितों का वोट दलितों ही काट रहे हैं तो सरकार कहाँ बना पाओगे? 2017 तक आज़ाद, मेरा सवाल कुछ और है। 2017 तक आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी, लेकिन 2017 से पहले जब 2007 में मानवर कांसीराम ख़त्म हुए तो 35% बसपा का वोट था और 35 से आकर के 18 पे आ गया, 18 से आके 12 पे आ गया, 12 तक आज़ाद समाज पार्टी लड़ी। तो 12 और 35 के बीच में ये वोट गया, बिना आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी लड़े चला गया। चूँकि भीम आर्मी बहुजन समाज पार्टी ने जनता के संघर्ष की बात को रखना बंद कर दिया। पुराने नेताओं को हमारे आदरणीय बहन जी ने पार्टी से निकाल दिया। आपका नेता चंद्रशेखर 2 सीट के लिए गिड़गिड़ा उनकी नादानी ना समझी है। चंद्रशेखर भाई की राजनीतिक अपरिपक्वता नादानी ना समझी है। बहन जी ने प्रशासनिक क्षमता बहन जी से बेहतर पूरे देश में किसी भी मुख्यमंत्री के पास नहीं था, लेकिन संगठनात्मक क्षमता, पार्टी चलाने की क्षमता कांसीराम के पास थी और कांसीराम के साथ चली गई। अच्छा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज भीमा कोरेगांव में आए हैं, ऐसा क्या था कि जो 28,000 पेशवाओं को 500 महारों ने गाजर मूली को की तरह काटना पड़ा? जो इतिहास, दबा हुआ इतिहास जो पढ़ने में अध्ययन में आया है, ये 1 जनवरी रात को 12 बजे हमारा युद्ध विराम हुआ 1818 में। ये बाजीराव पेशवा जो यहाँ का ब्राह्मण शासक था और उसने जो है हमारे जो मूल निवासी इस देश के, उस राज्य के मूल निवासी थे, महार चमार शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड समाज के, उनके गले में हांडी कमरे में झाड़ू बंधवा दिया था, उनका मान सम्मान छीन लिया था, उनकी राज सत्ता छीन ली थी। इसलिए वो मजबूर होकर जब अंग्रेज़ों ने अटैक किया इस देश पर, तो फिर एक बार बाजीराव पेशवा के पास गए, कहा कि मैं इस देश का हूँ और मैं अपने देश के खिलाफ अंग्रेज़ों के साथ मिलकर लड़ना नहीं चाहता हूँ। अगर आप मेरा मान सम्मान बहाल कर दें, क्या हमारे गले से हांडी, हमारे समाज के गले से हांडी, कमर से झाड़ू काट दें और बराबरी का दर्जा दे दें, तो हम आपके साथ खड़े होंगे, अंग्रेज़ों को खेद देंगे। उन्होंने कहा सुई की नोक के बराबर भी मैं आपका मान सम्मान बहाल नहीं करूँगा। तब वो मजबूर होकर के अंग्रेज़ों की जो है महार बटालियन में शामिल हुए और अंग्रेज़ों से कहा कि आप पेशवाओं से लड़ रहे हैं, जीत नहीं पाएंगे, अगर हमको शामिल करें तो हम उनको जो है निपटा देंगे। तो उन्होंने कहा कैसे निपटा देंगे? तो उन्होंने कहा कि हमारा जो है व्यक्तिगत जो उन्होंने हमारे समाज को गुलाम बनाया है, इसलिए हम उनसे लड़ना चाहते हैं, उसका बदला लेना चाहते हैं। तो उस चीज़ को लेकर एक युद्ध में गए थे और युद्ध से वापस आकर यहाँ पर विश्राम कर रहे थे और धुआं उठने से जब बाजीराव पेशवा को पता चला कि महार बटालियन आई है तो उन्होंने अटैक कर दिया और अटैक करने के बाद जो अंग्रेजी सेनापति था उसने कहा चलो भाग चलें, 30,000 सेना है, इनसे नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने कहा भाग कर पीठ पर जो है तलवार खाने, पीठ पर गोली खाने से बेहतर है कि सीने पर गोली खाकर मर जाएं। तो उन्होंने इसी धरती पर जो है जो 24 घंटा युद्ध करके 28 जो रिद्धनाथ सिद्धनाथ नाम के 2 उसमें इनके नायक थे, उनका नाम सुनकर 2000 बाजीराव पेशवा के सिपाही भाग खड़े हुए, 28,000 बचे और उन लोगों को यहाँ पर जो है गाजर मूली की तरह काट करके और तब जाके भय में जो है हमारे गले से समाज के गले से हांडी और कमर से झाड़ू हटा। तो ये सम्मान की लड़ाई थी, अस्मिता की लड़ाई थी और 500 महारों ने इस देश के जो है शौर्य गाथा को लिखा है और उसको नमन करने के लिए पूरे देश से लोग आए हैं। हम लोग भी 2018 से पहले जान रहे थे, लेकिन 2018 में जो दंगा हुआ, पुलिस ने FIR की, दबाने की कोशिश किया, तब जाके और बढ़ के आया। अब ये करोड़ों की संख्या जितनी आ नहीं रही है उससे ज़्यादा जा रही है और जितनी जा नहीं रही उससे ज़्यादा आ रही है। ये नमन की धरती है और इसको कोई दबा नहीं पाएगा। अंग्रेजों का साथ दिए थे और उसी का जश्न मना रहे हैं। असल में उनको ये पता नहीं है कि इस देश में पुष्यमित्र शुंग की हत्या, पुष्यमित्र शुंग ने
जो बृहदत्त मौर्य की हत्या किया, पुष्यमित्र कौन था? ब्राह्मण था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, उससे सिपाही बना, सेनापति बना, बहन देकर उसमें घुसपैठ करके सेनापति बन करके उनके विश्वसनीय लोगों को निकाल के बाहर कर दिया और उसकी हत्या कर दिया। तो गद्दारी तो उन्होंने शुरू किया, हमने तो उनकी आंख पर बंद पकड़ के भरोसा किया। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद मौर्य का शौर्य गाथा जो था, जो पटना से पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी को भाग करके अयोध्या में बसाया और अपने को तथाकथित काल्पनिक राम बनाकर उसकी झूठी यश गाथा हुई। और झूठा बखान करने के लिए ये जो टीवी है, ये ब्राह्मण तंत्र का प्रचारक है। ये सीरियल जो जानते, महाभारत पहले रामायण में चला, रामायण चला, कितने साल चला, लोगों को दिमाग में झूठी कहानी को भरा, विश्वास में लाया, एक बढ़िया काल्पनिक पात्र बना करके। उसके बाद जो ओबीसी का बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 लिखा था, ओबीसी के लोग उस समय बाबा साहब के साथ खड़े नहीं हुए, नहीं उनको आरक्षण उस समय मिल जाता जिस समय एससी को आरक्षण, एसटी को आरक्षण मिला। लेकिन बाबा साहब साहू जी महाराज और कोल्हापुर के राजा साहू जी महाराज शाहू जी गायकवाड़ के एहसान को चुकाने के लिए उन्होंने 340 उनका अधिकार पहले लिखा और उनको लिखा और कांग्रेस नहीं मानी तो इस्तीफा भी दे दिया। तो गद्दारी तो उन्होंने हमेशा किया, चाहे बृहदत्त मौर्य की हत्या हो, चाहे झूठी कहानी भी लिखी तो उन्होंने, राम ने झूठा काल्पनिक पात्र है, राम झूठी कहानी है, लेकिन राम ने शंभु ऋषि का वध किया, सबरी का वध किया, अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा कराने के बाद जंगल में छोड़ाए। तो झूठी कहानी लिख करके मनगढ़ंत जो है लोगों को परेशान करने का काम किया। आप कह रहे स्वाभिमान की लड़ाई लड़े थे 200 साल पहले, लेकिन स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते लड़ते पूरे भारत में अभी भी अधिकार दलितों को मिला नहीं है। आज भी उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों में देखा जाए, दलितों के पास लहसुन बिठाने की ज़मीन नहीं है और ब्राह्मणों के पास 20-20 बीघा पड़ती है। तो क्या कौन सा स्वाभिमान से दलित जी रहा है? आज भी दलित कचरा उठाने दर दर भटक कर रहा है, इस प्रदेश से पलायन हो रहा है। भारतीय संविधान बाबा साहब ने लिखा था वो पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। अफसोस की बात है कि 6 दिसंबर 1956 को समय से पहले बाबा साहब हमारे बीच से अलविदा हो गए और उसके बाद बाबा साहब के बाद सारे नेता दलाल पैदा हुए। उन्होंने समाज की लड़ाई नहीं, अपनी लड़ाई लड़ी और वो अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते अपने पद को कायम रखा। एक दूसरा रहबर आया कांसीराम, जिसने समाज को जगा करके दूसरी बार चमत्कार करके और ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। और जब जन चेतना जाग गई, वोट सशक्त हो गया, तो ईवीएम जैसी बेईमानी की मशीन ला करके उन्होंने दोबारा हैंग कर लिया। आपको ये लगता है लोकतंत्र लागू है? आपको लगता है लोकतंत्र से जीते हैं, वोट से जीते हैं? ये ईवीएम से जीते हैं। ब्रिटेन में ईवीएम बनी, अमेरिका में ईवीएम जो है बनी, लेकिन ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, जापान के लोग ईवीएम जिससे चुनाव नहीं कराते। भारत के लोग उस बेईमानी की मशीन को ला करके और छल कपट करके हर विधानसभा में 25,000 वोट बढ़ा करके बेईमानी से काबिज हैं। इसलिए जो है भूमि आयोग बन जाता तो ज़मीन का बराबर बंटवारा हो जाता। तो इसलिए जो है हमारे पास ज़मीनें कम हैं। बाबा साहब ने कहा शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। संघर्ष का मतलब लक्ष्य की प्राप्ति तक संघर्ष करो। आप लोग चुनाव से जब हारते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, ठीकरा फोड़ते हैं कि ईवीएम में कमी है, ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन चुनाव से पहले आपका संगठन पूरे देश में है, भीम आर्मी पूरे देश में, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में है, लेकिन आप लोग सड़कों पर नहीं उतरते हो। आप लोग कोई चीज़ होता है जहाँ फ़ोटो खिंचवाने वाली बात होती है वहाँ पर पहुँच जाते, लेकिन कभी भी ईवीएम के खिलाफ में ना बहुजन समाज पार्टी निकली, ना भीम आर्मी के किसी कार्यकर्ता ने निकला। देखिए कौन बोला बताइए? नेता जो होता है, चाहे जिस दल का हो, नेता अपने हिसाब से दिशा को फाइनल तय करता है। ये देश की आज़ादी की लड़ाई में जनता उतरी थी ना। अंग्रेज गुलाम हो चुके थे, राजा मुगलों के राजाओं को गुलाम कर लिया था, जो मराठा राजा थे उनको भी गुलाम कर लिया था। तो देश को आज़ाद कराने के लिए जनता उतरी थी। ईवीएम से भी आज़ाद कराने के लिए जनता ही उतरेगी, तभी कल्याण होगा। ये चंद नेता जो आप कब करेंगे ये काम? कब करेंगे? धीरे धीरे चुनाव लड़ते जब जनता के दिमाग में आएगा कि लोकतंत्र खत्म हो गया। अभी तो रेल बिक गई, कब आएगी? रेल बिक गया। अब जब उसका जो है बोरिया बिस्तरा बंद करके दोबारा दास्ता की ओर बढ़ेगी, धर्म का चश्मा उतरेगा, धर्मांधता उतरेगी, जात का जहर कम होगा। आप आरोप लगा रहे हो ईवीएम पे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी थी, अब आप लोगों ने भीम आर्मी के बाद आज़ाद समाज पार्टी पैदा कर दिया। आज़ाद समाज पार्टी एक
वही दलितों को वोट काट रही है। और दलितों का अगर वोट कटेगा तो कम होगा कि बढ़ेगा, बताइए आप। देखिए गैर वोट देखिए गैर अदर समाज वोट दलितों को वोट देना नहीं चाहता, और दलितों का वोट दलितों ही काट रहे हैं, तो सरकार कहाँ बना पाओगे आप लोग? 2017 तक आज़ाद मेरा सवाल कुछ और है। 2017 तक आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी, लेकिन 2017 से पहले जब 2007 में मानवर कांसीराम ख़त्म हुए तो 35% बसपा का वोट था, और 35 से आकर के 18 पे आ गया, 18 से आके 12 पे आ गया, 12 तक आज़ाद समाज पार्टी लड़ी। तो 12 और 35 के बीच में ये वोट गया, बिना आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी लड़े चला गया। चूँकि भीम आर्मी बहुजन समाज पार्टी ने जनता के संघर्ष की बात को रखना बंद कर दिया। पुराने नेताओं को हमारी आदरणीय बहन जी ने पार्टी से निकाल दिया, बैकवर्ड के नेता और बहुजन के SC ST माइनॉरिटी के नेताओं को निकाल दिया, जिसके सहारे जो मिशन मूवमेंट तैयार हुआ था, लोग तैयार हुए थे, इसलिए निकलने की वजह से। और वो आप लोग अगर भीम आर्मी बनाए तो जहाँ तक सही था, भीम आर्मी के बाद आप लोगों को पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत था? आप लोग समर्थन कर दिए होते BSP को। देखिए BSP को चंद्रशेखर भाई तो कई बार बहन जी से समर्थन करने की और मिलने की बात किया, तो वो जो है तैयार नहीं हुए। वो सोचते हैं कि हर आदमी को छोटा लगता है, चाहे वामन मेश्राम का संगठन हो, चाहे चंद्रशेखर का हो, चाहे जीतन राम मांझी का, जो भी है। लेकिन बीजेपी के एक तरफ क्या कर रही है, वो चाहे ओम प्रकाश राजभर जो गाली देता था उसको भी मिला रही, दारा सिंह चौहान भाग के चला गया तो उसको मिला रही, वो सबको मिला गुलदस्ता सजा करके EVM की बेईमानी भी कर रही है, लेकिन गुलदस्ता भी सजा रही है। और वो सोनेलाल पटेल की बेटी को मिला लिया। तो इस तरह हमको दुश्मन से भी कुछ सीखने की ज़रूरत है कि हम अपने गुलदस्ते को कितना खूबसूरत। मायावती को सीखने की ज़रूरत है कि हाँ बिल्कुल, जिंदगी में कोई जो है परिपूर्ण नहीं होता है। कांसीराम का जो संकल्प था कि हम संपत्ति नहीं रखेंगे, हम घर नहीं जाएंगे, हम परिवार नहीं बसाएंगे, हम जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमारा उत्तराधिकारी कोई वारिस नहीं होगा, तो वो बहुत सारी चीज़ें से हट के चली गई ना। तो और CBI ED इसीलिए कांसीराम पर काम नहीं कर पाया, बहन जी पर कर रहा है। इसलिए बहन जी नहीं, बहुत सारे नेता, जितने नेता हैं सब डर रहे हैं। कोई नहीं जो जैसे अभी आप आम आदमी पार्टी के जैन को जेल भेज दिया, सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, वो बहुजन लीडर तो नहीं थे। लेकिन अगर आपको लगता है मायावती डरने वाली है CBI से? अरे भैया देखिए, अब लास्ट स्टेप 60 साल 65 साल उम्र हो गई, अब वो नहीं चाहती कि लालू यादव की तरह हम जेल में चले सड़े। अगर आपका नेता चंद्रशेखर 2 सीट के लिए गिड़गिड़ा रोज उनकी नादानी ना समझी है, चंद्रशेखर भाई की राजनीतिक अपरिपक्वता नादानी ना समझी है। उनको कांसीराम की तरह रूट लेवल पर संगठन और कैडर तैयार करके और नेताओं को मजबूर करना पड़े वो हमारे पास गठबंधन करने, हम उनके पास न जाएं। मायावती किसी के सामने तो पैर तो अपना मत्था टेकने जा अभी जो है बहन जी के पास जो मास वोट है, वोट जैसे 12% है, तो 12% वोट के हिसाब से उनका वोट है, इसलिए वो लोग आते हैं। जिस तरह से कैडर वोट इनके पास भी हो जाएगा तो आएंगे। तो इसलिए अभी संगठन में बैठ करके, जैसे हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ तो BSP नहीं है, तो वहाँ जैसे अभी मध्य प्रदेश में लड़ी 20 सीटों पर जो है आज़ाद समाज पार्टी 2nd पोजीशन पर आई, BSP से आगे निकल गई। तो अब जो अच्छा काम करेगा, हम कह रहे बहन जी अच्छा काम करेंगी तो बहन जी आ सकती है, लेकिन जो दिख नहीं रहा और जनता जो आपराधिक मामले में फंसाई जाती है, जमीन कब्जा होता है, बहू बेटी छेड़ी जाती हैं, तो उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए भीम आर्मी एक संगठन है सामाजिक, वो खड़ा होता है, दबाव में प्रशासन कार्य कर देता, तो उसकी आशाएं बढ़ती जा रही हैं। और ये काम अगर हमारी BSP भी करती है और सांठगांठ करके, क्योंकि दोनों हमारे आइकान हैं। बहन जी ने प्रशासनिक क्षमता बहन जी से बेहतर पूरे देश में किसी भी मुख्यमंत्री के पास नहीं था, लेकिन संगठनात्मक क्षमता, पार्टी चलाने की क्षमता कांसीराम के पास थी और कांसीराम के साथ चली गई। अच्छा, मायावती जी जब भाई चंद्रशेखर को फिर से कह दे कि हमारे साथ आओ काम करो, तो क्या एक चंद्रशेखर के ही कहने से आने से काम नहीं चलेगा भैया। चंद्रशेखर के आने जाने से बहुत ज़्यादा काम नहीं चलेगा। चंद्रशेखर जैसे आप बिहार से जीतन राम मांझी को उठा लें, यहाँ से आप रामदास, ये क्या नाम है, बाबा साहब के पोते प्रकाश अम्बेडकर को उठा लें, और कहीं से विजय मानकर को छत्तीसगढ़ से उठा लें। तो ये जो बहुजन लीडर हैं खत्ते खत्ते में वैचारिक,
मोहम्मद मिश्राम को ले लें, तब जाके असुद्दीन ओवैसी, हाँ और ओवैसी को ले लें और ओबीसी लीडरानों को ले लें, और तब जाके जो है कोई नया करिश्मा खिल सकता है। और हर स्टेट में तो बहन, क्या लगता है चंद्रशेखर तैयार हो जाएंगे मायावती अगर बुला ले? अरे हम तो चंद्रशेखर तो हमेशा तैयार हैं। आप लोग क्या करेंगे? हम भी जाने को तैयार हैं। हम लोग तो बीएसपी में काम ही किए हैं, कांसीराम से मिले हैं, और 2007 में से लेकर 10 तक जो है कई चुनाव में दिल्ली तक तो हम चुनाव प्रचार करने आए हैं। तो वो तो हमारी मूल पार्टी है, बीएसपी हमारी मूल पार्टी है। लेकिन बीएसपी को खत्म करने के लिए खत्म करना, हम खत्म सबसे बड़ा, देखिए जब समाज पे अत्याचार होता है, समाज पे अत्याचार होगा तो पीड़ा से बचने के लिए किसी ना कोई डॉक्टर, आप ये डॉक्टर नहीं दवा फायदा करेगी तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। शासन नहीं है तो क्या करेंगे? शासन लोहिया ने कहा है जिंदा मायावती की शासन, मायावती बहन जी, देखिए बहन जी जेट श्रेणी सुरक्षा मिली है मुख्यमंत्री की वजह से, तो वो शासन का इंतजार करें, जनता को तो नहीं मिली ना। और लोहिया ने कहा जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। और बाबा साहब ने कहा, कांसीराम ने कहा कि जब संसद सुनी हो जाए तो सड़कों पर जो है हमको जो है आवाज़ उठाने की जरूरत है। लेकिन आप लोग आंदोलन करते हो तो बेकसूर जनता जेल में जाती है, कुछ नहीं हो, देखने भी नहीं जाते हो। ये देखिए अभी मैंने 600 बीघा जमीन बाराबंकी में खाली कराया 40 साल बाद, कोई एक आदमी जेल नहीं गया। तो अगर संवैधानिक परिपक्वता के साथ कोई आंदोलन स्टार्ट होगा तो जो है जेल नहीं जाएगा। और जेल भाई हम करें, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया तो क्या मनीष सिसोदिया जो है संजय सिंह और वो जिसको चाहेगी जेल भेज देगी। चंद्रशेखर के बाद भी 58 मुकदमे लाद दिए हैं, हमारे ऊपर भी 5 मुकदमे हो गए। तो मुकदमों से डरेंगे तो हम समाज की लड़ाई कहाँ से लड़ेंगे? अरे मुकदमा भी हमारा और जेल भी हमारा कहना और ससुराल होगी, तब जाके उनसे लड़ेंगे। उस समय हम लड़ते थे तलवार से, खून की रक्तपात हो जाता था, उससे नहीं डरते थे। आज हम जेल जाने से डरेंगे तो हम जो है हमको कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। जेल जाना, मुकदमा लड़ना, बस ये है कि बचने की ज़रूरत है लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।